नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। जैसा कि हम हमारे चैप्टर में पढ़ रहे थे कि पत्रों की जो है, चिट्ठियों की जो है अनूठी दुनिया। तो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में हमने पढ़ा कि यह जो अब है स्कूली पाठ्यक्रम मतलब हमारे सिलेबस में भी इसको जोड़ दिया गया है। और ये भारत में ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ जो है उसने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। अब 16 वर्ष से जो कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो है पत्र लेखन प्रतियोगिताएं जो है आयोजित करने में का सिलसिला जो है सन 1972 अर्थात 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तो इन पूरी पंक्तियों में यही बताया गया कि जो बड़े-बड़े शहर होते हैं, बड़े-बड़े महानगर होते हैं, उनमें तो जो है पत्रों की आवाजाही जो है वो प्रभावित हुई है, परंतु जो देहात है मतलब गाँवों में तो आज भी चिट्ठियों का चलन जो है वो चल रहा है। अब फैक्स हो गया, ईमेल हो गया, टेलीफ़ोन हो गया, मोबाइल हो गया, इन सब ने भी चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है। बिल्कुल सही बात है। जब हमारे पास में नए साधन आ जाते हैं और नए साधनों के बाद हम पुराने साधनों को धीरे-धीरे जो है भूलने लग जाते हैं। जैसे फ़ोन को ही ले लो, पहले नोकिया का फ़ोन चला करता था, फिर क्या हुआ? स्मार्टफ़ोन मतलब इतने हाई-फ़ाई फ़ोन चलने लग गए थे। तो इस प्रकार से हम धीरे-धीरे पुरानी चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ तक हमने इसका अध्ययन किया, अब देखो अगर हम वास्तव में बारीकी की तह में जाएँ एकदम मतलब कहते हैं ना कि बारीकी में जाएँगे तो पता लगेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। अगर हम मैं मेरे अपने आप को मान सकती हूँ कि मैंने पत्र पढ़े हैं, परंतु आप लोगों ने पत्र शायद नहीं पढ़े होंगे क्योंकि आपने जो है मोबाइल का ही टाइम देखा है। तो आप अपने बड़ों से इस बात पर चर्चा कीजिए कि जब पहले पत्र आते थे उनके परिवारजनों के, खुशी के, दुःख के, तो किस प्रकार उनके भाव होते थे, है ना? पहले जो पत्र आते थे तो उनका बेसब्री से इंतजार होता था। हमारे सैनिक मैंने पहले भी आपको बताया कि जैसे बॉर्डर मूवी है, बॉर्डर मूवी में आपने देखा कि किस प्रकार से जो है उत्सुकता से अपने परिवारजनों का चिट्ठी का इंतजार करते हैं। परंतु अब वह सब बातें नहीं रही है। आपको भी पता है अब क्या हुआ? परिवहन का जो विकास है उसने इन सब चीज़ों की दूरी को घटा दिया है। परिवहन मतलब साधनों से जाने लगा तो इतना टाइम ही नहीं लगता था। अब वह बात नहीं रही। पहले लोगों के लिए संचार का साधन चिट्ठी ही थी। मतलब चिट्ठी से ही एक-दूसरे की बात आपस में पहुँचाते थे, परंतु आज भी साधन और विकसित हो चुके हैं। देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को साज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों या फिर बड़े-बड़े लेखक, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएँ अपने अनुसंधान का विषय है। आपने देखा है ना कि अगर आप आज भी नेट पे सर्च करते हैं तो आपको मिलेगा कि जो पुराने पत्र जैसे पिता का पुत्री के नाम पर पत्र लिखा गया है ना? देश के प्रति पत्र लिखा गया है। तो आप कभी देखना, सर्च करना, अब तो मोबाइल ज़िंदाबाद है, इतनी सारी चीज़ें आपको नेट पर मिल जाएगी, आप अगर आप सर्च करते हो, तो ये वास्तविक बात है। जैसे कि हम हमारी किताबों में भी पढ़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को अगर उस टाइम पत्र नहीं होते तो वो फ़ोन करके बात करते, परंतु पत्र हो गए तो उन्होंने अपनी पुत्री के नाम जो है पत्र लिखा। तो वहाँ पर लिखा जाता था पिता के पत्र पुत्री के नाम, छोटे भाई के बड़े भाई के छोटे भाई, माता का पुत्र के लिए, तो इस प्रकार से जो है रखे जाते हैं। देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं, पत्र जो है वो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप जो है हम सहज कर रख लेते हैं, परंतु जो मैसेजेस होते हैं, एसएमएस आते हैं, इनको हम बहुत जल्दी जो है भूल भी जाते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारी फ़ोन की मेमोरी इतनी बढ़ जाती है कि हम उसको डिलीट भी कर देते हैं, पर पत्र को तो हम डिलीट नहीं कर सकते। तो एक ये फ़ायदा भी होता था। ये जो है धरोहर के रूप में उनके द्वारा लिखे गए पत्र है। धरोहर हमारी एक संपत्ति, हमारे देश के लिए जो संपत्ति है उसके लिए। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता गांधी को सबसे आगे रखा जाता जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय अपनी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र, देश, काल और उनको जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले उनके दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफ़सरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गई। देखो ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें कि जो पहले पत्र लिखे गए थे, चाहे वो अंग्रेज अफ़सरों ने अपने परिवारजनों को लिखे, चाहे भारतीय हो, उन्होंने अपने परिवारजनों को लिखे हो,
तो आज जो उनका स्वरूप है, उनका प्रारूप जो है वो हमारे एक साहित्य जिसे हम कहते हैं उसके रूप में यह आ गया है। ये एक हमारे कह सकते हैं हमारी ऐतिहासिक जो बातें होती हैं उनके रूप में ये चीज जो है आ गई है। आप निकालो, सर्च करो, आपको मिलेगा कि पत्रों में कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हुई होती थी, है ना। तो अब देखो, इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती के लिए हुए था। संग्राम मतलब युद्ध। आपको पता है जब अंग्रेज थे तो अंग्रेजों जब इंडियंस को, भारतीय को जेल में डाल देते थे, और जब उनको जेल में डाल देते थे तो वो अपनी बात किसके माध्यम से कहे, तो वो हमेशा बैठे बैठे अपनी बात को पत्र के माध्यम से लिखा करते थे। और बाद में ऐसा समय आया कि उन यादों को सहेज कर संजो कर रखने के लिए उनको पुस्तकों का जो है प्रारूप दे दिया गया। तो इसलिए, और ये संग्राम जमीनी मजबूती, लोग क्रांतिकारी कैसे बने, जब तक हम उनमें बहाव उत्पन्न नहीं करेंगे वो क्रांतिकारी कैसे बनेंगे, देश के लिए कैसे लड़ेंगे। तो देश के लिए बातों से, मोटिवेशन से, उन पत्रों से जो लेखन कला हुई होती थी ना। आपने कभी, जैसे हम कहीं जाते हैं, हम लोग किसी का बहुत अच्छे से मोटिवेशनल या लेक्चर सुनते हैं, जैसे बहुत सारे होते हैं, हम सुनते हैं तो हमारे अंदर एक, अपने अंदर एक भावना आ जाती है कि नहीं मुझे यह काम करना ही है। तो यहाँ पर भी वही चीज जो है जमीनी मजबूती के लिए हुआ था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया से जाने जाते थे, और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी की कई अन्य दिग्गज, दिग्गज मतलब जो बड़ी बड़ी हस्तियां होती है, उनके साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। आज तो हम लोग क्या करते हैं अगर मैसेज आता है हमारे पास में तो हम लोग ठीक है रिप्लाई कर देंगे, ऐसा ही होता है ना। कोई अगर खास मैसेज नहीं होता तो चलो आराम से रिप्लाई करेंगे, परंतु गांधी जी जो थे उनका कोई जोड़ नहीं था इस बात में। ऐसे कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे, अर्थात हैंड टू हैंड, है ना। अपने हाथों से ही ज्यादातर वे पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। मतलब हार नहीं मानते थे, जवाब जरूर देते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायक, नायक मतलब जो हीरो होते हैं, है ना, कि पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं। आपको पता है पहले के समय में क्या होता था, अगर मान लो किसी भी बड़े क्रांतिकारी ने किसी दूसरे को कोई पत्र लिख करके भेज दिया तो वो लोग उस पत्र को मामूली चीज नहीं मानते थे। प्रशस्ति मतलब सर्टिफिकेट की तरह उसको जो है फ्रेम में करवा करके जो है रखते थे, एक अच्छे जो खुशनुमा अपनी यादों को संजो करके रखते थे। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया, मैंने जैसे आपको बताया ही अभी। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। तो वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आज हम अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा, हमें हमारी उन्नति के लिए एक अग्रसर करने वाली चीजें होती हैं। परंतु कहा कि उस समय जो पत्र है वो किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, पंत कौन है? सुमित्रानंद पंत, जो कि एक राइटर, कवि थे। पंत के 200 पत्र, बच्चन, बच्चन आप सब जानते हैं, हरिवंश राय बच्चन, जिनकी कविताएं इतनी प्रसिद्ध हैं। नाम और निराला के पत्र हमको लिखे हैं कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेमचंद आप सब जानते हैं, हमने बहुत सारी स्टोरीज भी पढ़ी है इनकी। जब उनको कोई पत्र लिखता था तो वो उनके बड़े प्रेरक जवाब देते थे। प्रेरक जवाब का मतलब हुआ कि हमें उनसे कुछ सीखने को मिलता है। तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे, एकदम अलर्ट रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। प्रेरक जो हमें प्रेरणा देते हैं।
महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित जो लिखा गया था वो हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। कहते हैं कि गांधी जी की जो लेखनी थी वो बड़ी मतलब शुद्ध नहीं थी, मतलब शुद्ध का मतलब गंदी राइटिंग थी उनकी, और वो बहुत प्रयास करते थे अपनी राइटिंग को सुधारने का, परंतु फिर भी वो हर पत्र का जवाब देते थे। इसको कहते हैं अपने कर्तव्य के प्रति एकदम से अलर्ट रहना, है ना। हमारे में अगर हमारा काम कभी गलत हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस कार्य को डर के मारे छोड़ दें, हमें उसके लिए और आगे बढ़ना होता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। पत्र व्यवहार मतलब आपस में जो है पत्र का व्यवहार करना, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। अब आजादी के बाद कैसे हुआ? तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करती है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी इसकी हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या पटपेड़ियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी से जी रहे पहाड़ों के लोग हो, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर गांव की ढाणियों में रह रहे जो लोग हैं, वह आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से जो है हमको इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों का और अन्य सेवाओं के लिए भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं, और इसकी बहुआयामी जो है वो नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अवस्था से ही चलते हैं, आपको पता ही है। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर आने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। इसको अंडरलाइन कीजिए, कितनी अच्छी बात कही गई है कि गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर जो है डाकिया जब आता है तो वो देवदूत के रूप में देखा जाता है, अर्थात साक्षात उसको ईश्वर का रूप माना जाता है। मनी ऑर्डर जैसे कोई पैसे वैसे देने होते हैं, पैसे लाते हैं, वो मनी ऑर्डर होता है। तो किसी गरीब के घर अगर हम मनी ऑर्डर लेके जाएंगे तो उसको तो लगेगा ना कि ये हमारे लिए ईश्वर है, भगवान है। तो यहाँ पर यह बात बहुत अच्छी कही गई कि जब गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर जाने वाला जो डाकिया होता था वो देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो देखिए, इस पाठ को पढ़ने से हमें यह बात तो समझ में आ गई है कि पहले के समय में जो पत्र लेखन होता था अभी नहीं होता। अभी सिर्फ सरकारी कार्यालयों में इनका उपयोग होता है, परंतु आजकल जो है इतना इंडिया बहुत ज्यादा विकास कर लिया, इंडिया ने आगे बढ़ चुका है भारत, तो ये सब चीजें थोड़ी सी पिछड़ गई है। परंतु आज भी अगर हम इनको रिसर्च करते हैं, इनको सर्च करते हैं, इन पे कोई अनुसंधान करते हैं ना, तो क्या होता है, यह चीजें आज भी हमें अच्छी लगती है। तो हमारी पुस्तकों में, मतलब हमारी पुस्तकों में यह पाठ्यक्रम में इसलिए जोड़ा गया है ताकि हम उस भूतल से, उस बात से जुड़े रहें। तो अब इस पाठ को पढ़ करके हमें एक चीज का तो बिल्कुल यह एहसास हो गया है कि हमें फिर से एक बार पत्रों पर जो है सर्च करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, और उनकी जो भाषा शैली है उनको हमें सीखना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर हमारा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया जो है वो पाठ पूर्ण रूप से पूर्ण हो चुका है, और हमें बड़ा ही अच्छा लगा हमने जब इस पाठ को पढ़ा। आप लोग कोशिश कीजिए कि इसके बारे में नई नई चीजें जो है आप जाने और उनको सीखें। हमारे पाठ्यक्रम में जो चीजें होती है उनको सीखने के लिए हमें थोड़ा सा हाथ पैर मारना पड़ता है ना, तो उसको आप लोग कीजिए और उसको अच्छे से सीखिए। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इस पाठ को पूरा करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया, आपने आनंद की अनुभूति भी ली, और आनंद की अनुभूति लेते हुए आप इस पाठ में जितनी भी बातें हुई है उनको सर्च कीजिए, सीखिए, है ना। सीखने से ही हम अपनी चीजों को क्लियर कर सकते हैं, तो आप लोग सीखिए इन चीजों को। थैंक यू।